प्रिय विद्यार्थियों, अपकिरण वाले चैप्टर में डिस्पर्सन वाले में अपना आज शुरू करेंगे अपन प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले आप लोगों ने रेंज देख ली, परसेंटाइल रेंज देख लिया, क्वार्टाइल्स देखे, और ये काम करने के बाद में अब अपन देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन से पहले अपन ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह से निकालते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये अपने को देखना है। और फिर उसके बाद में इसकी गणना करनी है, और गणना करने के लिए विभिन्न जो 3 श्रेणी होती हैं उन तीनों श्रेणियों में कैसे गणना करें, डायरेक्ट मेथड से कैसे करें और शॉर्टकट मेथड से कैसे करें, ये सारी बातें अपन देखेंगे। अभी तक जो भी सांख्यिकी में अपन न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं, आप लोग ये ध्यान रखें कि ज़्यादा फोकस अपना रहता है शॉर्टकट मेथड पर। तो ले दे के परीक्षा में जो काम करना होता है अपने को, वो शॉर्टकट मेथड के द्वारा ही अपन करते हैं, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लें। प्रमाप विचलन माध्य से, और माध्य मानी होता है मीन एक्स बार। प्रमाप विचलन माध्य से समांक माला या श्रेणी के विभिन्न पदमूल्यों के विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल होता है। प्रमाप विचलन के लिए ये बताया कि श्रेणी के जो विभिन्न वैल्यूज हैं उनसे अपन विचलन निकालेंगे, विचलनों के वर्ग करेंगे, और वर्गों का फिर समांतर माध्य और उसका वर्गमूल होगा। अतः ये स्पष्ट है कि प्रमाप विचलन केवल समांतर माध्य द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। एक विद्वान हुए हैं कार्ल पियर्सन, जिन्होंने कहा है प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। प्रमाप विचलन किसी श्रेणी के विभिन्न पदों, अलग अलग जो वैल्यूज हैं उनके समांतर माध्य से लिए गए विचलनों, समांतर माध्य से डिविएशन लेंगे और उनके वर्ग ज्ञात करेंगे, और वर्गों से फिर समांतर माध्य एवं उसका वर्गमूल, ये होता है प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन को समझने के बाद में अपन इसको निकालने के बारे में इसकी प्रक्रिया देखेंगे। तो प्रमाप विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया, इसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। एक को अपन डायरेक्ट मेथड कहते हैं और दूसरी को शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। सर्वप्रथम आते हैं अपन प्रत्यक्ष रीति पर। अगर डायरेक्ट मेथड से अपन प्रश्न को कर रहे हैं तो सर्वप्रथम श्रेणी का आपको समांतर माध्य निकालना पड़ेगा, एक्स बार निकालना पड़ेगा। समांतर माध्य पहले ही आपको बताया जा चुका है, उन विधियों के द्वारा आप समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। ये पहला पॉइंट इसका। दूसरा है समांतर माध्य से विभिन्न पदों के विचलन ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात कर लिया, उसके बाद में समांतर माध्य से विभिन्न पदों के डिविएशन ज्ञात करेंगे। और जब डिविएशन अपन कल्पित माध्य से लेते हैं तो उसको dx कहते हैं, और समांतर माध्य से अगर विचलन लेते हैं तो उसको d कहते हैं, स्मॉल लेटर्स में d। तो सर्वप्रथम अपन ने समांतर माध्य ज्ञात किया, समांतर माध्य से विचलन लिए जिनको अपन ने d कह दिया। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में पदों के विचलन का वर्ग, यानी अब d² ज्ञात करते हैं और d² का जोड़ ज्ञात कर लेंगे, जिसको कहेंगे अपन सिग्मा d²।
तो विचलनों के बाद में विचलनों का अपन ने जोड़ किया, विचलनों का वर्ग किया और वर्ग करने के बाद में उनका जोड़ कर दिया और जो जोड़ या टोटल आया उसको अपन ने लिख दिया सिग्मा डी स्क्वायर। और यदि ये श्रेणी खंडित होती या आवर्ती वाली श्रेणी होती तो ये हो जाता सिग्मा एफ डी स्क्वायर। आपने पहले डी ज्ञात किया, डी से डी स्क्वायर ज्ञात कर दिया और हर एक डी स्क्वायर को उसके सामने की एफ से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में उसका योग करेंगे तो वो हो जाता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। ये ज्ञात कर लिया। ये ज्ञात करने के बाद में अगले चरण के रूप में पांचवा बिंदु है कि सिग्मा जो डी स्क्वायर ज्ञात किए या एफ डी स्क्वायर ज्ञात किए उनमें एन का भाग दे दिया जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर या सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे एन, एन कैपिटल होगा और एन का मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में नंबर ऑफ आइटम होंगे, जबकि खंडित और अखंडित श्रेणी में एन का मतलब होता है टोटल ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से ये जो मूल्य है ये कहलाता है द्वितीय अपकिरण घात। और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं और ये जो वर्गमूल आता है वो कहलाता है प्रमाप विचलन। तो सूत्र के रूप में अपन प्रमाप विचलन देख रहे हैं कि इसका सूत्र क्या हो। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन का सिंबल आप लोगों को अपनी पुस्तक में या स्क्रीन पर देख लेना कि ये सिंबल है इसका। व्यक्तिगत श्रेणी हो या खंडित श्रेणी हो या अखंडित श्रेणी हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर ये सिंबल काम में लेंगे और फिर आप लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन, क्योंकि आपने डी ज्ञात कर लिए, डी से डी स्क्वायर ज्ञात कर लिए और उनका जोड़ कर लिया तो उस जोड़ का नाम हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर में अपने को भाग देना है नंबर ऑफ आइटम्स का बटे एन और फिर इसका वर्गमूल निकाल देना है। और ये अगर खंडित श्रेणी होती तो प्रमाप विचलन निकालते अपन खंडित या अखंडित दोनों ही, जिनमें एफ होती है। तो डायरेक्ट मेथड से ये सूत्र होता स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर बटे एन और इन दोनों का अंडर रूट, इन दोनों का वर्गमूल। यहाँ पर सूत्र में आप लोग जो सिंबल्स लिखते हैं उनको फिर अपन क्लियर करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो निशान है उसके लिए आप लिखेंगे कि ये किस लिए है, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। और सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर के लिए लिखेंगे टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। और एफ डी स्क्वायर टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर डिविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, डी स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का गुणा और उनका टोटल। तो इस तरह से ये सिंबल्स को आपने क्लियर कर दिया है। सिंबल को क्लियर करने के बाद में अगले चरण के रूप में एक सूत्र और आ रहा है अपना, प्रमाप विचलन का गुणक भी ज्ञात करते हैं। जब दो श्रेणियों में तुलना करनी होती है तो प्रमाप विचलन का गुणक अत्यंत उपयोगी होता है। उसके द्वारा अपन तुलना करके देखते हैं कि किस श्रेणी में विचरण अधिक है। इस तरह से अपने को प्रमाप विचलन गुणक और जिसको इंग्लिश में कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना पड़ेगा और जिसका सूत्र अपने को दे रखा है। तो आप लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन बटे एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन अपन ने पिछले सूत्र से सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन अंडर रूट करके निकाल लिया। तो अब कोएफिशिएंट निकालेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट किसका, स्टैंडर्ड डिविएशन का, और वो निकालने के लिए है स्टैंडर्ड डिविएशन बटे एक्स बार। स्टैंडर्ड डिविएशन चूँकि पहले निकाल लिया अपन ने, एक्स बार भी निकाल लिया,
तो स्टैंडर्ड डिविएशन में एक्स बार का आपको मात्र भाग देना है, और भाग देने पर जो आएगा वो है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। अब उसके बाद में अपन करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रश्न को हल करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी वो श्रेणी जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न श्रेणी से प्रमाप विचलन तथा उसका गुणक निकालिए। आपको दो चीज़ें पूछी है, प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन और इसका कोएफिशिएंट, दोनों चीज़ें आपको निकालने के लिए अपने को सूचना दे रखी है। पहले कॉलम में इनकम 3000, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800 और 5800। अपने को केवल वैल्यूज़ दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसी श्रेणी कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। तो ये एक व्यक्तिगत श्रेणी का नमूना आपके सामने है, जिससे आपको प्रमाप विचलन निकालना है। और सामान्य रूप से जब भी अपन कोई हल करते हैं तो ये देख लेते हैं कि श्रेणी असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग में कर लेते हैं। ये यहाँ पर तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, जबकि एक्स वार की गणना करने के लिए असेंडिंग में नहीं होती है तो भी काम चलता है। लेकिन आप लोग अपनी आदत इस तरह से डाल लें कि श्रेणी को असेंडिंग में ही करना है, ताकि आगे की गणनाएं मध्यका और बहुलक और विभाजन मूल्यों की गणना के वक्त अपने को दिक्कत नहीं आए। तो ये प्रश्न आपको दिया हुआ है, इससे अपने को प्रमाप विचलन और उसका गुणक ज्ञात करना है। सबसे पहले टेबल के ऊपर अपने एक हेडिंग देते हैं कंप्यूटेशन, मानी गणना करना, कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के कोएफिशिएंट की गणना आपको करनी है, वो हेडिंग लगा दिया, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। और किस मेथड से कर रहे हैं अपन, वो मेथड भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाय डायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से ये इतना काम करने के बाद में अब टेबल बनाते हैं वर्टिकल रूप से। चूँकि ये व्यक्तिगत श्रेणी है, इसमें केवल एक ही कॉलम दिया हुआ है, अतः अपन एक कॉलम सीरियल नंबर का बना लेते हैं। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनके क्रम संख्या डाल देते हैं। तो वैल्यूज़ कुल मिला के अपने को 7 वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने पहला कॉलम बना दिया सीरियल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये पहला कॉलम। दूसरा है इनकम का। इनकम दे रखी है अपने को, शुरुआत में 3000 लिख दिया, उसके नीचे 4000, 4200, 4400, 4600, 4800 एंड 5800। पहला जो कॉलम है उसमें सीरियल नंबर 7 आए तो n बराबर इसके नीचे लिख देंगे अपन, n बराबर 7। व्यक्तिगत श्रेणी में कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम हो गए 7। दूसरे कॉलम का जोड़ कर रहे हैं, वो है x का कॉलम, जिसके ऊपर लिखा हुआ इनकम, इनकम इन रुपीज़। और जो x का कॉलम अपन जानते हैं, इसका जोड़ कर दिया तो जोड़ आता है 30,800, और इसके लिए लिख देंगे अपन सिग्मा x। सिग्मा मानी जोड़ करना, तो सिग्मा x बराबर 30,800। अब उसके बाद में अगला काम अपने को 2 कॉलम और चाहिए, एक तो d चाहिए और एक d² चाहिए। d की गणना करने के लिए आपको पहले थ्योरी में बता दिया कि प्रत्येक रीति से गणना करने के लिए जब d निकालते हैं तो उससे पहले अपने को x बार चाहिए, और x बार चाहिए तो x बार निकालना आप लोगों को आता है। x बार बराबर होता है सिग्मा x बटे n, और सिग्मा x है 30,800। 30,800 में 7 का भाग दे दो तो x बार आ गया 4,400। इसके आधार पर, x बार के आधार पर अब अपने को d निकालना है। तो अगला कॉलम बनाया अपने d, और कॉलम के ऊपर लिख दिया x बार बराबर 4400। और d कैसे निकलेगा, d निकलेगा x माइनस एक्स बार से, x माइनस एक्स बार।
बराबर डी, और x में से अगर अपने a घटाते, यहाँ तो x में से अपना x बार घटाते हैं, प्रत्येक x में से x बार घटाएंगे, लेकिन x में से जब भी a घटाते हैं तो ये कॉलम बन जाता है फिर dx का, जो आप लोग जानते हैं समांतर माध्य की गणना करने में आपने शॉर्टकट मेथड में इसको काम में लिया है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार होगा और उससे निकलेगा d। जैसे पहला x है 3000, 3000 में से x माइनस एक्स बार करेंगे, 3000 माइनस 4400 तो माइनस के 1400। इसी तरह से x अब की बार आ गया 4000, 4000 में से घटाएंगे 4000 जो कि x है, और x में से x बार घटाते हैं तो 4000 में से 4400 घटाए 400, और फिर ये 400 माइनस के, और फिर माइनस के 200, फिर 0, 200, 400 और 1400। ये इस तरह से d आ गए। d के बाद में आप अगला कॉलम निकालेंगे d स्क्वायर, और d स्क्वायर निकलता है d को d से मल्टीप्लाई करने पर। 1400 माइनस 1400 को माइनस 1400 से गुणा कर दो तो ये आ गया 19,60,000। इसी तरह से माइनस 400 को 400 से गुणा कर दो 1,60,000, माइनस 200 को माइनस 200 से गुणा कर दो 40,000। इस तरह से ये डी स्क्वायर का कॉलम, और फिर लास्ट में इसका जोड़ कर देंगे, जोड़ करते इसका नाम हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर हो गया। अब सिग्मा डी स्क्वायर अपने पास में आ गया, और सूत्र का अपने को पता है कि प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है सिग्मा डी स्क्वायर बटे n, और व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब नंबर ऑफ आइटम। डी स्क्वायर आ गया 43,20,000 और n है 7, 43,20,000 डिवाइडेड बाई 7, और इस तरह से जो आया उसका फिर निकाल लो वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के बाद में जो आता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो है 785.58। तो ये आ गया आपका प्रमाप विचलन। और फिर उसके बाद में एक चीज़ और बची है, प्रमाप विचलन का गुणक। तो नीचे लिखेंगे आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन बटे एक्स बार। अब आपके पास में स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, एक्स बार भी है। स्टैंडर्ड डिविएशन में एक्स बार का भाग दे दें। स्टैंडर्ड डिविएशन आया 785.58 और एक्स बार है 4400। 785.58 में भाग दे दिया 4400 का, देने पर कोएफिशिएंट आता है 0.18। तो इस तरह से ये आपका व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना हो गई, और ये डायरेक्ट मेथड अपन ने काम में लिया है। प्रमाप विचलन इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, और ज़्यादातर अपन इनडायरेक्ट मेथड को ही काम में लेते हैं। अतः अगले आपके व्याख्यान में उस मेथड को आपको काम में लेना मैं सिखाऊंगा। तब तक आप लोग इसको पढ़ लें, अभी जो बताया उसको रिवाइज कर लें, और उससे आगे जो शॉर्टकट मेथड है उसकी विधि देख लें, उसके सूत्र देख लें, और फिर कल इसको करवा दूंगा मैं। थैंक यू।